छत पर लगा पंखा मामूल के मुताबिक सुस्त रफ्तार से घूम रहा था। हर गुजरते दिन के साथ जहां गर्मी में इजाफा होता जा रहा था, वहीं बिजली भी कम मध्यम होती जा रही थी। न सिर्फ गर्मी बल्कि पंखे के परों के घूमने से पैदा होने वाली गड़गड़ की आवाज़ भी मेरे लिए कोफ्त का बायस बनी हुई थी। मुझे किसी न किसी तरह एक कूलर खरीद लेना चाहिए। गर्मी की शिद्दत से परेशान होकर मैंने बेइख्तियार सोचा था। मैंने पसीना पोंछते हुए पलटकर बिस्तर पर सोए अदी को देखा। उसका चेहरा हल्का हल्का गीला था। मुझे एकदम बेचैनी हुई। मेज़ पर कापियाँ छोड़कर मैं लपक कर बिस्तर पर आई और अपने दुपट्टी से अदी की पेशानी सुखाई। मुझे वाकई कूलर ले लेना चाहिए। हाथ वाला पंखा उसे झलते हुए मैंने सोचा। थोड़ी ही देर में वो पुरसुकून होकर सो गया। कापियाँ चेक करते हुए मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। रात के 12:30 बज रहे थे। मुझे सुबह 5:30 बजे हस्बे मामूल उठना ही था और फिर कल तो बहुत ढेर सारे काम करने थे। अदी का स्कूल में एडमिशन, एयर कूलर के लिए स्कूल से उधार, तनख्वाह और दीगर कामों की एक लंबी फहरिस्त थी। सर झटककर मैं एक बार फिर कापियाँ चेक करने में मसरूफ़ हो गई। राबिया नूरीन की कापी पर मैं खुशखत लिखा कीजिए नोट लिखी रही थी कि अदी की आवाज़ मुझे अपने अकब से सुनाई दी। वो नींद से उठ बैठा था। मैं झपटकर उसके पास आई। उसे खांसी आ रही थी, साथ ही उसके सीने से खर खर की वो मानूस आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जो मैं पिछली कई सालों से उस वक्त सुनती थी जब उसका दमा बिगड़ता था। मैंने उसे शानों से थामकर अपने साथ लगा लिया और हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से उसका क्विक रिलीफ इन्हेलर उठाया। बस बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। उसे देते हुए मैंने इन्हेलर को अच्छी तरह हिलाया। सांस लो अदी। मगर पिछले काफ़ी अरसे से बोला जाने वाला ये फ़िक्रा अब मेरे लबों से जुदा नहीं होता था। मैंने इन्हेलर के माउथपीस से ढक्कन उतारा और उसे अदी के लबों से लगाया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर को खींची। मैंने कनिस्तर को दबाया। दवाई का पफ उसके मुंह के अंदर तक पहुंच गया था। इन्हेलर उसके लबों से हटाकर मैं आदतन बोली, अब सांस लो। उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकाला। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मेरे दिल को कुछ हुआ था। बस बेटा, अभी ठीक हो जाएगा, मैंने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा। ठीक 1 मिनट बाद मैंने ये सारा अमल दोबारा दोहराया। अब अदी का तनफ़ुस, सांस लेना बहाल हो चुका था। उसके सीने से आने वाली खर-खर की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो पुरसुकून होकर लेट गया, आंखें मूंद लीं। कितनी ही देर में उसके साथ बैठी उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। उसका सर तकिए पर डालकर मैं वापस कुर्सी पर आ गई और कॉपियां चेक करने लगी। कॉपियां चेक करने के बाद मैंने उन्हें मेज़ के ऊपर तरतीब से रखकर वापस अदी के पास बिस्तर पर आ गई। 6 साला अदी हल्के हल्के खराटे ले रहा था। मुझे बेसाख्ता उस पर बेहद प्यार आया। उसके चेहरे पर झुककर मैंने उसकी पेशानी चूमी, फिर उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में ले लिया और तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद लें। पूरे दिन की थकावट के बायस जल्दी ही नींद ने मुझ पर अपना गलबा कर लिया। मेरी आंख उस खरखर की मानूस आवाज़ से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। अदी को नींद में खांसी आ रही थी। मैंने जल्दी से उसका इन्हेलर उठाया, फिर उसे शानों से पकड़कर उठाया। उसका अस्थमा हमेशा रात को या सुबह सादिक के वक्त बिगड़ता था, इसीलिए मैं बहुत अलर्ट नींद सोती थी, बल्कि मैं तो शायद सारी रात सोती भी नहीं थी। इन्हेलर से दवाई के 2 पफ लेकर वो एक दफ़ा फिर पुरसुकून होकर लेट गया था। अब की बार उसे नींद कदरे देर से आई थी, मगर फिर भी वो नींद की वादियों में उतर ही गया। मैंने एक दफ़ा फिर लेटे हुए घड़ी की जानिब देखा। 3:30 हो रहे थे। अब नींद का आना मुश्किल था। सुबह की आज़ान हुई तो मैं नमाज पढ़ने उठ खड़ी हुई। जो जाफराबाद में सख्त गर्मियों में पानी गर्म और सर्दियों में ठंडा होता था, उस गर्म पानी से वुज़ू करके मैंने नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू टप टप करके मेरी आंख से गिरने लगे। मैं खाली खाली निगाहों से अपने उठे हुए हाथों को देखती रही। मुझे अल्लाह से क्या मांगना था? मैं दुआ में रोती थी और अगर कुछ मांगती भी थी तो वो अदी के लिए होता था, अदी की सेहत और अच्छी ज़िंदगी। इसीलिए मैंने कभी कुछ न मांगा था। मेरी सांसें मेरे बेटे के साथ बंधी थीं। उसकी सांस रुकती थी तो मेरी भी रुकती थी। वो बेचैन होता था तो मैं उससे ज़्यादा बेचैन होती थी। उस वक्त भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अदी के लिए दुआ की, फिर जाए नमाज तह करके उठ खड़ी हुई। मैं अदी को सोता छोड़कर किचन में आ गई और अपने और अदी के लिए नाश्ता बनाने लगी।